हेलो फ्रेंड्स, ये सीबी का फाइनेंस सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन कवर किया था। वहाँ मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट के 3 टाइप होते हैं: मनी मार्केट, देन कैपिटल मार्केट, एट लास्ट फॉरेक्स मार्केट। और ये भी बताया था कि मनी मार्केट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो चलिए यहाँ सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स या फिर टी बिल से स्टार्ट करते हैं। देखो, गवर्नमेंट का काम आपको तो पता है, वो यहाँ टैक्स लगाती है जिसे हम इनकम बोलेंगे। और वो गवर्नमेंट स्कीम या एम्प्लॉयज़ के सैलरी में खर्च करती है, उसे हम एक्सपेंस बोलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जितना एक्सपेंस हो जाता है उतना इनकम नहीं मिलता। उस कंडीशन को हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, यह फिस्कल डेफिसिट होने के कारण गवर्नमेंट को एक साल अपना काम चलाने के लिए पैसे चाहिए रहते हैं। इसलिए वो आरबीआई से कहकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रिंट कराने लगाता है और वो इन्वेस्टर्स को बेचा जाता है। अब फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक साल के लिए होता है और ये डिस्काउंट में बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की प्राइस है 1000, फिर आरबीआई उसे 930 में इशू करता है और फिर मैच्योरिटी के वक्त उसे 1000 में वापस खरीद लेता है। उससे इन्वेस्टर को 70 का फायदा हो जाता है। अब फ्रेंड, बहुत बार देखा गया है कि जितना सिक्योरिटीज आरबीआई इशू करती है उतने वो बेच नहीं पाती। इसलिए उसने बैंक्स के स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलाउ किया है। सो क्लियर होगा यहाँ ट्रेजरी बिल्स। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The central government borrows in the money market for its operation through the issue of short-term debt securities called the treasury bills. This helps in funding the fiscal deficit of the government. It matures in 1 year or less for the issue date. It is issued at a price less than face value and government buys them back at face value. The Reserve Bank issues T-bills for 3 maturities, 91 days, 182 days and 364 days. They are eligible to be counted for SLR purposes for banks. Next है cash management bills. ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरह होता है, बस यह डिफरेंस इतना ही होता है कि ये बहुत ही अर्जेंट कैश फ्लो डिफरेंस को संभालने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ सोचो कि गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करनी है, लेकिन उसने इस महीने में किसी बड़े इमरजेंसी जैसे कि अर्थक्वेक के लिए फंड्स यूज़ किया है। अब यह सैलरी तो देना पड़ेगा, राइट? सो ऐसे टाइप के अर्जेंट सिचुएशन में शॉर्ट टर्म दैट इज 91 डेज के लिए वो आरबीआई को कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू करने को बोलता है। ये भी आरबीआई इन्वेस्टर्स को बेचती है और यह बैंक्स को एसएलआर कोटा में खरीदने को अलाउ करती है। ये भी डिस्काउंट वैल्यू में बेचा जाता है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So the cash management bills are issued by RBI on behalf of Government of India. These are short-term instruments to meet the temporary mismatches in the cash flow of the government. They are issued for maturities less than 91 days. They are issued at a discount and redeemed at face value at maturity and eligible for SLR purposes for banks. अब फ्रेंड, नेक्स्ट हम रेपो और रिवर्स रेपो समझेंगे। आपको तो पता है फ्रेंड्स कि बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकती है, जिसकी वजह से उनके पास एसएलआर कोटा से भी ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पड़े होते हैं। अब फ्रेंड्स, सोचो कि अर्जेंटली एसबीआई को पैसे की ज़रूरत पड़ी, फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। देखो, वो आरबीआई को बोलता है कि आपको मैं डिस्काउंट वैल्यू में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचता हूँ और जितने सिक्योरिटीज़ मैंने बेचे उसके अभी मुझे पैसे दो। मैं आपको 1 दिन, 7 दिन या फिर 14 दिन बाद मैच्योरिटी वैल्यू में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस कर दूंगा। इसे हम कहते हैं रेपो, यानी कि रीपर्चेस एग्रीमेंट। आपको मैं सिक्योरिटीज दे रहा हूँ जो मैं वापस आपसे खरीद लूँगा। सो समझ गए रेपो। अब उसका ही अपोजिट रिवर्स रेपो होता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर आरबीआई ये बोलती है कि मैं तुमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता हूँ और फ्यूचर डेट में वापस कर दूंगा, इसे हम रिवर्स रेपो बोलेंगे। अब फ्रेंड्स, आरबीआई ऐसा क्यों करेगा? आरबीआई को अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है तो वो रिवर्स रेपो ऑपरेशन करेगा, मतलब खुद का पैसा मार्केट में फ्लो करेगा। क्लियर है? बस आप एक चीज़ याद समझ लो कि अगर कोई फंड बारो करने के लिए ट्राई करता है तो वो रेपो ट्रांजैक्शन होगा, और अगर कोई फंड लेन कर रहा है तो वो रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन होगा। अब आप बोलोगे कि सर, किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी फंड लेन करेगा तो फिर कोई ना कोई तो बारो करेगा। सो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रेपो ट्रांजैक्शन है और कौन सा नहीं? और तो और रेपो और रिवर्स रेपो के इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग है, फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सो फ्रेंड्स, ये समझ लो कि कोई ट्रांजैक्शन रेपो या रिवर्स रेपो है, वो इस पे डिपेंड करता है कि किसने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया।
अगर किसी ने पैसे बोरो करने के लिए ट्रांजैक्शन शुरू किया है तो फिर उसे हम रेपो बोलेंगे, और अगर किसी ने लेन करने के लिए ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया है तो उसे हम रिवर्स रेपो बोलेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि ट्रांजैक्शन आरबीआई के साथ ही हो, बैंक्स एक दूसरे के साथ भी ये ट्रांजैक्शन कर सकती है। सारे रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के अंडर होते हैं, जो कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाती है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Repo means an instrument for borrowing funds by selling securities with an agreement to repurchase the securities on a mutual agreed future date at an agreed price which includes interest for the fund borrowers. Reverse repo is an agreement for lending funds by purchasing securities with an agreement to resell the security on a mutually agreed date at an agreed price which includes interest of the funds lent. The small difference in the price is the implicit interest rate. They are also a common tool of central bank open market operations. Here, these transactions are performed in negotiated dealing system, which is operated by CCIL, that is Clearing Corporation of India Limited, and the transaction is determined a repo or reverse repo only in terms of who initiated first transaction. नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें एक छोटा कंसेप्ट समझा देता हूँ। रेपो के दो टाइप होते हैं, एक ओवरनाइट रेपो और यहाँ दूसरा द टर्म रेपो। इनका एक ही डिफरेंस होता है कि ओवरनाइट रेपो एक दिन के लिए होता है और यहाँ टर्म रेपो एक से ज़्यादा दिन के लिए होता है। So overnight repo is a contract where the maturity of the contract is 1 day and the term repo is a contract where the maturity of the contract is more than 1 day. अब फ्रेंड नेक्स्ट हम देखेंगे कॉल मनी एंड नोटिस मनी। ये यहाँ बाकी ट्रांजैक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि हर बैंक को अपने पास कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है। अगर उसने CRR मेंटेन नहीं किया तो आरबीआई उस बैंक को पेनल्टी भी लगा सकता है। अब फ्रेंड्स सोचो कि HDFC बैंक के पास CRR मेंटेन करने के लिए कैश नहीं है, लेकिन उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत है। ऐसे सिचुएशन में वह गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज़ कर सकता है, राइट? वो SBI को अपनी एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा और उससे पैसे लेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ऐसी सिचुएशन रही कि HDFC के पास SLR कोटा से ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं बची है, तो फिर ऐसे वक्त वो क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन में वो कॉल और नोटिस मनी मार्केट का यूज़ कर सकता है। यहाँ उसे सिक्योरिटीज़ देने की ज़रूरत नहीं, सब काम भरोसे पे चलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कॉल और नोटिस मनी मार्केट का कंसेप्ट समझ गया। अब फ्रेंड्स, कॉल और नोटिस मनी मार्केट का डिफरेंस क्या होता है, इसे याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर HDFC ने SBI को कॉल करके पैसे की रिक्वेस्ट की तो उसे पैसे एक दिन में ही मिल जाएंगे, राइट? सो कॉल मनी में ट्रांजैक्शन एक दिन के लिए होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर HDFC ने SBI को नोटिस भेज के पैसे की रिक्वेस्ट की, फिर उसे पैसे मिलने में एक दिन से ज़्यादा लग जाएगा। सो नोटिस मनी में ट्रांजैक्शन 2 दिन से 14 दिन के लिए होता है। अगर फ्रेंड्स बैंक्स को इससे ज़्यादा दिन के लिए ट्रांजैक्शन करना है तो फिर उसे टर्म मार्केट यूज़ करना होगा, जहाँ 3 महीने से 1 साल तक के लिए ट्रांजैक्शन हो सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? So let's see what it says. Call or notice money is used by banks to borrow money without collateral from other banks to maintain a minimum cash balance known as CRR, that is cash reserve ratio. Then in call money market, funds are borrowed on overnight basis, and under notice money market, funds are borrowed for a period between 2 to 14 days. While the term market is a market where the maturity of debt ranges between 3 months to 1 year. अब फ्रेंड नेक्स्ट हम देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरह का सिक्योरिटी होता है। ये बैंक इशू करता है जब उसे लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। बैंक ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिनिमम 5 लाख में इन्वेस्टर्स को बेचता है और ये ट्रांजैक्शन 7 दिन से 1 साल तक के लिए होता है। इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इंटरेस्ट नॉर्मल डिपॉजिट से ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। और अगर इन्वेस्टर्स को पैसे की ज़रूरत है फिर वो इसे सिक्योरिटी जैसे ही बाकी इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं। क्लियर है? So let's see what it says. So certificate of deposit is a time deposit with a bank and issued by commercial banks and financial institutions during the period of tight liquidity at relatively high interest rates. The minimum amount of investment should not be less than rupees 5 lakh and in the multiple of 5 lakh thereafter. The maturity period of CDs issued by banks should not be less than 7 days and not more than 1 year. They are freely transferable by endorsement and delivery. Next हम देखेंगे कमर्शियल पेपर। अब फ्रेंड्स, जिस तरह बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट निकालते हैं उसी तरह प्राइवेट कंपनीज कमर्शियल पेपर निकालते हैं। यहाँ कंपनीज इन्वेस्टर्स को मिनिमम 5 लाख का कमर्शियल पेपर बेचती है
और इसका टेन्योर भी 7 दिन से 1 साल तक का होता है। यहाँ भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे कमर्शियल पेपर आप बाकी इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, इन दोनों में एक डिफरेंस है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में हमने देखा था कि बैंक्स इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है, लेकिन कमर्शियल पेपर में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। यहाँ कंपनी पहले से ही डिस्काउंट वैल्यू पे बेचती है और यह मैच्योरिटी होने के बाद पूरी वैल्यू पे करती है। इससे इन्वेस्टर को फायदा हो जाता है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So commercial papers are unsecured promissory notes issued by credit-worthy companies to borrow funds on short-term basis. They are issued in denomination of 5 lakh or multiples thereafter. Next, they are transferable by endorsement and delivery, and the maturity period lies between 7 days and 365 days. CP is issued at a discount to face value. नेक्स्ट हम देखेंगे कमर्शियल बिल्स। ये बिजनेस में बहुत यूज़ होता है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह सोचो कि रिलायंस ने भारत पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल बेचा, लेकिन भारत पेट्रोलियम के पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो रिलायंस को पे कर सके। सो भारत पेट्रोलियम रिलायंस को बोलता है कि मैं आपको कमर्शियल बिल देता हूँ, ये प्रूफ रहेगा कि आपको मैं 30 दिन या फिर 60 दिन या फिर 90 दिन बाद पूरे पैसे पे कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, रिलायंस को भारत पेट्रोलियम पे भरोसा रहता है, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट करता है। अब इस ट्रांजैक्शन में जो कमर्शियल बिल देता है वो यहाँ सेलर हो गया, उसे हम ड्रॉअर बोलते हैं, और जो कमर्शियल बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम ड्रॉई बोलेंगे। अब यहाँ रिलायंस को अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत पड़ी, फिर वो ये बिल बैंक्स को भेज भी सकता है, जिसके बाद बैंक्स अपने कमीशन चार्जेस काट कर बाकी पैसे रिलायंस को दे देगी। समझ गए? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So commercial bills are issued by the seller called the drawer and the buyer called drawee for the value of goods delivered. It has maturity of 30 days, 60 days or 90 days maturity. If the seller is in need of funds before the maturity date, he can approach the bank to accept the bill and get it discounted. The seller gets the money against the bill after payment of commission charges. So friends, यहाँ तक हमारा ऑर्गेनाइज मनी मार्केट पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट कवर करेंगे। उसके साथ ही मनी मार्केट के थोड़े एक्स्ट्रा कंसेप्ट समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।